So hey everyone and welcome to the lecture of machine learning. So पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। हमने तीनों चीज़ें कर ली थी और आई होप जो मेरे पिछले टीचिंग का मेथड था जिसमें हमने दो पार्ट में चीज़ों को डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट जो कि हमारा नॉर्मल पार्ट रहता है जिसमें हम स्टेप्स को समझते हैं या डायग्राम्स को समझते हैं। सेकंड पार्ट जो था हमारा अंडरस्टैंडिंग पार्ट था जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स के डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम लेक्चर्स में सेकंड पार्ट ही कवर करने वाले हैं और आपको अगर समझना है और उसके बारे में पढ़ना है तो यू कैन रेफर टू द फर्स्ट पार्ट। पर मेरे हिसाब से क्योंकि टाइम कम है एग्जाम का, तो आप सेकंड पार्ट को अंडरस्टैंड करो, डायग्राम समझ लो और उसके हिसाब से आप खुद से आंसर बना के लिख सकते हो। क्योंकि चीज़ें मशीन लर्निंग में कुछ इस टाइप में है कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेंगे, मेनली आई थिंक थ्योरेटिकल पार्ट ही ज़्यादा आता है। सो यूनिट 4 में हमें पढ़ना है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है वो समझते हैं। तो मैंने पीडीएफ को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है रिग्रेशन के लिए। हमने पिछले पीडीएफ में वो नहीं डाला था अंडरस्टैंडिंग पार्ट, इसमें हमने अंडरस्टैंडिंग पार्ट भी डाल दिया है। सो रिग्रेशन क्या है? तो बेसिकली रिग्रेशन इज लाइक फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। मल्टीपल थिंग्स के बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है। यू कैन प्रिडिक्ट वन थिंग बेस्ड ऑन अनदर। दिस इज रिग्रेशन। एग्जाम्पल है, if you know how many hours you study, you might predict the exam score. If you know the size of a house, you might predict its price. Yes, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो चुका होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पर देखो ये जरूरी नहीं है ना। अगर हमें पता है किसी किसी बंदे का, अगर वो बहुत ज्यादा पढ़ता है फिर भी उसका स्कोर कम आता है और कोई बहुत कम पढ़ के भी स्कोर ज्यादा ले आता है, मे बी देर आर सम वेरिएशंस और उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसको भी क्या बोलते हैं, क्या होता है, ये सब चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। पर चीजें यही है कि रिलेशन यही होता है कि इफ यू नो समथिंग यू कैन प्रेडिक्ट अदर थिंग। दिस इज रिग्रेशन गाइस। You can just finding a relationship between things is known as regression to predict the one thing from based on another. Yes, this is regression. रिग्रेशन कुछ टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन। ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, इट मीन्स यूजिंग मोर देन वन फैक्टर और वेरिएबल टू प्रिडिक्ट समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन वेरिएबल। यू मे लुक एट वेरियस फैक्टर्स एट द सेम टाइम। ये इसका मेन डेफिनेशन होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल सिंगल वेरिएबल रिग्रेशन का एग्जाम्पल है। जैसे यू कैन ओनली सी द साइज ऑफ द हाउस, कि लार्ज हाउस है तो कॉस्ट ज्यादा होगा। ये हम एक मेंटली मान सकते हैं कि बड़ा हाउस है तो कॉस्ट ज्यादा होगा। पर ये हमेशा काम नहीं करेगा ना। मल्टीपल वेरिएबल्स पे इसमें रिग्रेशन में यूज होंगे। जैसे वेरिएबल्स सेकंड वेरिएबल यूज हो सकता है कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइक साइज भी है, लोकेशन। अगर लोकेशन एक अच्छी जगह पे लोकेशन है तो कॉस्ट हाई हो जाता है। नंबर ऑफ बेडरूम्स भी ज्यादा होने चाहिए, या किस किस साल बना था उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद प्रेडिक्शन कॉस्ट की और एक्यूरेट हो जाती है। इस पे भी डिपेंड करता है, मतलब बेसिकली प्रेडिक्शन। तो अगर हम मल्टीपल फैक्टर्स की बात करते हैं तो मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन बोलते हैं उसे हम। और उसका रियल लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हो। रियल एस्टेट कंपनी बिल्ट अ मॉडल दैट टेक्स साइज, लोकेशन, नंबर ऑफ बेडरूम्स, एज ऑफ द हाउस, प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ द हाउस। सेपरेट कर सकते हो। तो ये मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन का एक एग्जांपल है। सेकंड जो हमें चीज पढ़नी थी, देखो यहाँ पर मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन पढ़ लिया, मॉडल इवैल्यूएशन पढ़ना है कि रिग्रेशन का मॉडल इवैल्यूएशन कैसे होगा। सो मॉडल इवैल्यूएशन चेक हाउ योर रिग्रेशन मॉडल इज मेकिंग प्रेडिक्शंस। ठीक है, प्रेडिक्शंस कैसे मन कर रहा है, क्योंकि रिग्रेशन इज जस्ट फॉर प्रेडिक्शन, तो आपको प्रेडिक्शन ही करना है। एंड लाइक टेस्टिंग हाउ एक्यूरेट द फॉरकास्ट, यानी कि मतलब बेसिकली आप कितने एक्यूरेसी के साथ फॉरकास्टिंग कर रहे हो, ये सब चीजों के लिए। तो हम दो फैक्टर्स इसमें स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज मीन स्क्वायर एरर और लीड आर स्क्वायर्ड। ये दो चीज हम मैट्रिक्स यूज करते हैं बेसिकली ये समझने के लिए कि कितना एक्यूरेट है हमारा प्रेडिक्शन। मीन स्क्वायर एरर क्या है वो समझते हैं। सो इट डिफाइंस दैट इट मेजर्स हाउ फार ऑफ द प्रेडिक्शन आर ऑन एवरेज। एग्जाम्पल, इफ अ मॉडल प्रिडिक्ट्स अ हाउस प्राइस एंड इट्स कंसिस्टेंटली 10,000 है आपका, एंड दैट्स एरर। यानी कि अगर मान लो मॉडल कुछ भी हाउस प्रेडिक्ट कर रहा है और वो हमेशा 10,000 ही आ रहा है, दैट इज एन एरर। यानी कि मान लो हमारा 9,000 का एक प्राइस था या 9,600 का था फॉर एग्जाम्पल, और हमारा 11,000 से थोड़ा सा कम था, 11,050 था, और ये अप्रॉक्स हमें 10,000 ही प्रेफर कर दे रहा है। तो ये सब दिक्कतें होती है इवेल्युएशन में। ये सब चीजें जो मीन्स पर एरर है उसे मिनिमाइज करना चाहते हैं। कुल मिला के ये है समझो चीज, अप्रोक्सीमेशन एरर बोल सकते हो उसको, कि इनकंसिस्टेंसी हो जाती है अलग अलग चीजों में। फिर नेक्स्ट इज आर स्क्वायर्ड। आर स्क्वायर्ड क्या होता है? टेल्स अस हाउ योर मॉडल एक्सप्लेन द वेरिएशन इन डेटा, कि वेरिएशन इन डेटा को किस तरह से एक्सप्लेन करता है। लाइक इफ द आर स्क्वायर इज 0.90, इट मींस द मॉडल एक्सप्लेन्स 90% ऑफ द चेंजेस इन द हाउस प्राइसेस। यानी कि
जो भी चेंजेस चेंजेस को डिस्प्ले करने का तरीका है, ये दोनों तरीके हैं मतलब बेसिकली मॉडल को रिग्रेशन मॉडल को इवेलुएट करने के लिए। एग्जांपल समझते हैं। अ कंपनी प्रेडिक्ट्स डिलीवरी टाइम्स बेस्ड ऑन पैकेज साइज एंड डिस्टेंस, ठीक है। डिलीवरी के टाइम्स डिलीवरी के टाइम को वो प्रेडिक्ट करता है कि पैकेज साइज कितना है और डिस्टेंस कितना है, ठीक है। सो इट ऑफन चेक्स हाउ ऑफन इट करेक्ट, मतलब करेक्ट कैसे हो सकता है, और हाउ प्रेडिक्शन, एक प्रेडिक्शन कितना दूरी का कैसे कर सकते हैं, तो प्रिटेंडिंग कि 3 आवर्स या 2 आवर्स कितने लगते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ों के हिसाब से हम जो इवेल्युएशन कर सकते हैं हमारे मॉडल का, कि हमारा मॉडल कितना काम सही काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। हमने मल्टीवेरिएट रिग्रेशन समझ लिया, मल्टीवेरिएबल रिग्रेशन समझा, मॉडल इवेल्युएशन समझा, दो तरह के होते हैं, मीन स्क्वायर एरर और आर स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल भी समझ लिया इसके। नेक्स्ट इज लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, ये क्या होता है? सो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल इसका मैं देता हूँ। जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ में हमारे पास मान लो ये ग्राफ वही होगा कि एक बच्चे ने मान लो कोई स्टडी कर रहा है। चलो एग्जांपल समझाता हूँ उसको। So this method fits on a straight line to the data by minimizing the distance or error, एरर को कम करने के लिए by actually data points on the line, जो बेस्ट फिट लाइन को बोलते हैं। मतलब क्या समझो, एग्जांपल समझो। प्लॉटिंग आवर्स इन द स्टडी एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस में आवर्स को करें, ये एक्स एक्सिस हमारा, इसमें हम आवर्स को प्लॉट करें, नंबर ऑफ आवर्स एक बच्चा पढ़ता है, और एग्जाम स्कोर्स को वाई में करें, वाई में हम एग्जाम के स्कोर्स को प्लॉट करें, ठीक है। ये हमने प्लॉटिंग की। तो क्या होगा, जिसके आर्स ज्यादा होंगे उसके स्कोर भी ज्यादा आ रहा होगा, ठीक है। एक बच्चे ने नंबर ऑफ आर्स कम डाले तो उसके स्कोर भी कम आ रहा होगा, ठीक है। एक ने ज्यादा डाला तो उसका स्कोर भी ज्यादा आ रहा होगा। ये हम ट्रेंड जनरली फॉलो कर रहे हैं, पर इसमें वेरिएशन भी तो पॉसिबल है ना यार। वेरिएशन इज पॉसिबल। यार मान लो एक बच्चे ने आर्ट्स तो कम डाले पर उसका स्कोर ज्यादा आ गया। पर जनरल ट्रेंड क्या है? जनरल ट्रेंड है स्ट्रेट लाइन पाथ। So not all students follow the same pattern perfectly, yes, बिल्कुल, but the line best fit shows the general trend। यानी कि लीस्ट स्क्वायर रेगुलेशन हमें जनरल ट्रेंड बताता है, कि जनरल ट्रेंड बोल रहा है कि यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है जनरली, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही करेंगे ना, जो आर्स ज्यादा होगा उसके स्कोर ज्यादा आएंगे, मैक्सिमम का यही हाल होगा। एक दो एक्सेप्शन के ऐसे होंगे कि हाँ ये इधर उधर, स्टडी स्कोर ज्यादा आ गया पर आर्स भी ज्यादा थे, इस टाइप में चीजें रहती। स्कोर कम आया पर आर ज्यादा दिए थे, मे भी इस टाइप में भी, लेकिन जनरल ट्रेंड को फॉलो करने का काम होता है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन का। ये जनरल ट्रेंड को फॉलो करता है। यू कैन मेक दिस डायग्राम, ठीक है। तो ये होता है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। अ कंपनी ट्रैकिंग एडवर्टाइजिंग लाइक स्पेंड वर्सेस सेल्स, स्पेंड कितना करोगे सेल्स कितना होता है, इसको ट्रैक कर रहा है यूजिंग लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन टू फाइंड द ट्रेंड। तो जिसका स्पेंड ज्यादा होगा उसका सेल भी ज्यादा होगा, बट देयर वेरिएशन ड्यू टू अदर फैक्टर्स पे वेरिएशन डिपेंड करता है। दिस इज द थिंग। लेकिन लीस्ट स्क्वायर एग्जांपल, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन हमें ये बताता है, एक जनरल ट्रेंड बताता है, जनरल ट्रेंड बताता है, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर सबको क्या याद रहेगा? जनरल ट्रेंड। जैसे मोर आवर्स है तो मोर स्कोर होगा, बट ये परफेक्टली सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलराइजेशन, ये क्या होता है? तो रेगुलराइजेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट अ रेगुलेशन मॉडल। किसे प्रिवेंट करता है? फ्रॉम बीइंग टू कॉम्प्लिकेटेड। मतलब इट्स जस्ट हेल्प रेगुलेशन मॉडल टू बीइंग टू कॉम्प्लिकेटेड। कैसे कैसे हेल्प करता है? इट बाय एंड ओवरफिटिंग ऑफ डेटा, ओवरफिटिंग से भी हेल्प करता है। ओवरफिटिंग क्या होता है? ओवरफिटिंग हैपेंस व्हेन आवर मॉडल मेमोराइजेस द डेटा rather than learning the actual trend, it performs poorly on new data। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा जो मॉडल है वो डेटा को मेमोराइज करने लगता है rather than following the trend। मतलब जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो 2 घंटे पढ़ने वाले बच्चे का स्कोर आया है 10 नंबर, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे पढ़ने वाले बच्चे का नंबर आया है 15, 15 मार्क्स, ठीक है। और 10 घंटे पढ़ने के वाले बच्चे का नंबर आया है लेट्स सो 20 आवर्स। तो जनरली अगर आप बोलोगे कि अगर एक बच्चा है वो 2 घंटे पढ़ता है, और ऐसे मेरे पास बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे डेटा, ठीक है, तो जनरली क्या होगा, जनरल ट्रेंड के हिसाब से ये 10 के बाद भी
देगा कि मे बी 11 हो सकता है या 12 हो सकता है, पर ये तब होगा जब पूरा मॉडल हमारे जनरल ट्रेंड को समझेगा कि हाँ, जनरली ट्रेंड में क्या है, जब डेटा बढ़ रहा है तो मार्क्स भी बढ़ेंगे, उसके हिसाब से ये 10 12 या 10 पॉइंट कुछ 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 होगा। पर अगर ये एग्जैक्टली 10 दे दे, अगर ये एग्जैक्टली 10 दे दे, तो हम ये बोलेंगे ना ये डेटा पूरा रेप्लिकेट हो चुका है इसमें। दैट इज नॉट गुड। मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब ये चीज क्या हो रहा है, इट इज बेसिकली द मॉडल मेमोराइजेस द डेटा, डेटा को याद रख ले रहा है, हमारे डेटा सेट को याद रख के हमें आउटपुट दे रहा है, रेदर देन लर्निंग द एक्चुअल ट्रेंड। ट्रेंड को फॉलो ना करके डेटा को याद रख के हमें आउटपुट दे रहा है। दिस इज रेगुलराइजेशन, जो कि बहुत गलत चीज है। तो इससे इससे क्या नुकसान हो रहा है हर्ष? इससे नुकसान ये हो रहा है कि जो हमें न्यू डेटा है उसका परफॉर्मेंस खराब मिल रहा है हम लोगों को। मतलब इट परफॉर्म्स पुअरली ऑन न्यू डेटा, न्यू डेटा के साथ परफॉर्मेंस बहुत खराब मिल रहा है हम लोगों को। दिस इज रेगुलराइजेशन। जैसे थिंक प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइस को प्रेडिक्ट करना है आपको विदाउट रेगुलराइजेशन, तो मॉडल कुछ किस टाइप में दिखेगा दिखाता हूँ। तो रिलाई टू हेविली ऑन अनयूजुअल आउटलायर्स, यानी मेंशन प्राइस एबनॉर्मली हाई, इस टाइप में इन सब चीजों में काफी रिलाई कर लेगा। मतलब जैसे देखो, जैसे एक मेंशन है, उसकी प्राइसिंग कभी कभी बहुत ज्यादा रहती है, मे बी उसका साइज छोटा हो पर प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। तो अगर इस टाइप को अगर इसने याद कर लिया, तो कल को एक बहुत छोटा सा नॉर्मल सा हाउस भी होगा, उसकी प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा बताएगा। क्यों? क्योंकि मेंशन तो बहुत ज्यादा था, rather than फोकसिंग कि इसके और भी लोकेशन में क्या क्या आउटपुट थे। मतलब एक का मान लो ट्रेंड थोड़ा ज्यादा था कि एक का, चलो मॉडल का प्राइस थोड़ा ज्यादा आ गया, पर क्या सबका उसी टाइप में होगा? क्या नहीं। जनरल ट्रेंड क्या बोलता है, अगर हाउस का साइज छोटा है तो प्राइस भी कम होना चाहिए, पर एक का अगर ज्यादा प्राइसिंग आ गया तो क्या इसका भी बढ़ जाएगा? क्या नहीं। तो rather देन रिमेम्बरिंग दिस कि एक डेटा ऐसा था जिसमें हाउस की प्राइस छोटी थी तो प्राइस बढ़ गया था, rather देन रिमेम्बरिंग दिस हमें जनरल ट्रेंड को फॉलो करना है। ठीक है, तो यही चीज में लिखा हुआ है, रिलाई टू हेविली ऑन, अगर हमें विदाउट रेगुलराइजेशन हम काम करेंगे तो वी रिलाई टू हेविली ऑन अनयूजुअल आउटलायर्स, यानी कि अगर कुछ भी ऐसा ऐसा डेटा आएगा जो कि थोड़ा अनयूजुअल है, उसको हम को ज्यादा ही रिलाई कर देते हैं। क्रिएट अ कॉम्प्लिकेटेड मॉडल दैट वर्क्स वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा बट फेल्स ऑन न्यू हाउसेस। तो हम मॉडल को कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ना, ये दिक्कत हो रही है रेगुलराइजेशन में। So regularization simplifies the model by adding penalties for overly complex model. It keeps the model generalizable. समझ रहे हो कुछ? मतलब क्या ये कुल मिला के बोलना चाह रहा है हम लोग को, समझाता हूँ तुमको। मान लो, मान लो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। लेट मी यूज रेड कलर। मान लो ये हमारा ग्राफ है, हाँ ये हमारा ग्राफ है, और ये हमारा ट्रेंड है कि एक बच्चे ने जितना स्टडी आवर वो बढ़ाएगा उसके स्कोर उतना ही आएंगे। ठीक है, आप में से ही मान लो कोई बच्चा है जिसने बहुत एक्सेप्शन है, बच्चा जिसने बहुत कम पढ़ा, स्टडी आवर कम दिए, पर उसका स्कोर ज्यादा आ गया। ठीक है, ये एक बच्चा होगा। ये कुछ होनहार बच्चे होते हैं जिसने बहुत कम पढ़े, चलो एग्जाम के एक रात ही पढ़ा, उसका स्कोर बहुत ज्यादा हो गया, मे भी मेरे चैनल से पढ़ रहा होगा। तो ये क्या करेगा, रेगुलराइजेशन क्या बोलता है, अगर रेगुलराइजेशन नहीं होता तो क्या होता, तो हम क्या करते, इस एक डेटा की वजह से, एक स्टूडेंट की वजह से, ये जो एक स्टूडेंट है जिसने कम स्टडी आवर्स डाले और उसकी क्या हो गई, उसका स्कोर ज्यादा आ गया, उसकी वजह से ये पूरा जनरल ट्रेंड को ना होके इसमें काफी ज्यादा इसको फेवर करेगा, मतलब इसको भी फेवर करेगा। इससे क्या पूरे डेटा की एक्यूरेसी में इफेक्शन आएगा ना। पर विथ रेगुलराइजेशन ये क्या, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको हम विथ पेनल्टीज लगा सकते हैं, इसको कितना वैल्यू देना है, लाइक एडिंग पेनल्टीज ओवर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। तो हम इसको मॉडल को कॉम्प्लेक्स ना करके अगर हम इसको इग्नोर कर दें, तो अपना जनरल ट्रेंड सेटिस्फाई रहेगा? बताओ, ये जनरल ट्रेंड हमारा सही रहेगा? तो यही तो काम है रेगुलराइजेशन का, कि हमें अपने जनरल ट्रेंड को सही रखना है। वी नीड टू मेक द मॉडल जनरलाइजेबल। ठीक है, तो अब हम जनरलाइजेबल कैसे रखेंगे, जो हमारे एडिशनल चीजें थी उसमें हम पेनल्टीज लगा के, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके इसको हम जनरलाइजेबल बनाना चाहते हैं। अब कौन कौन से तरीके हैं जिसको हम रेगुलाइजेशन कर सकें, तो एक होता है लैसो, लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर, यानी कि आप सिलेक्शन करो कि आपको क्या रखने के लिए। ठीक है, लैसो यूज कर सकते हो आप, LASSO। इट इज अ टाइप ऑफ regularization that doesn't just simplify models। क्या है, जल्दी जल्दी बोलने जाते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन दिक्कत हो जाती है। इट इज अ टाइप ऑफ regularization that doesn't simplify models। वो मॉडल को सिंप्लीफाई नहीं करता है, इट कैन रिमूव द
unimportant sorry variables altogether by shrinking their effect to zero। जो हमने भी बताया एग्जांपल में, जो ग्राफ में समझाया, बस वही चीज है। जैसे अभी जैसे समझाया कि एक स्टूडेंट के कम आवर्स आने हैं, स्कोर ज्यादा आ रहा है, तो उसे हम रिमूव कर देंगे उस डेटा को, ताकि जनरलाइजेशन में कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारे एक्यूरेसी में कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइजेस इफ द ईयर ऑफ द हाउस इज पेंटेड doesn't actually affect the price। अगर जिस ईयर में हाउस को पेंट किया गया है वो डेटा हमारे पास है, उस डेटा से पूरे मॉडल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वो बस हमारे पास डेटा रखा हुआ है, उसकी वजह से कोई मॉडल में सीरियस इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। तो लेसो माइट रिमूव दैट फैक्टर ऑफ द मॉडल, लिविंग ओनली इंपॉर्टेंट वंस लाइक साइज और लोकेशन ही, जो कि प्राइस में बताए। जैसे प्राइस में हमारे पास बहुत सारे होते हैं ना चीजें, जैसे आपका लोकेशन क्या है, फिर आपका साइज क्या है घर का, और आपका और भी चीजें होती है कि घर, एक डेटा हमारे पास है कि घर पेंट कब हुआ है। तो क्या ये पेंट वाले से क्या इस हाउस का कोई फर्क पड़ता है? मे भी पड़ता होगा, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ता होगा, पर जरूरी नहीं है ये फैक्टर, इसे हम हटा सकते हो। लेजो इसको ऑटोमेटिकली हटा देगा, ताकि जनरल ट्रेंड में दिक्कत ना हो और मॉडल हमारा ओवर कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। इसीलिए एग्जाम्पल भी समझ लो, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है। अ कंपनी ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी माइट इंक्लूड मेनी वेरिएबल्स लाइक वर्क आवर्स, एक्सपीरियंस, कंप्यूट टाइम, a commute time etc। if commute time significantly प्रोडक्टिविटी को कम इफेक्ट नहीं करता है, तो उसे लेसो विल एक्सक्लूड इट, उसको हटा देगा लेसो। अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने लेसो समझ लिया होगा अच्छे से क्या होता है। फिर एप्लीकेशन क्या होता है इसका, रिग्रेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एप्लीकेशन पूछते हैं। प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइसेस, बिल्कुल। सेल्स फोरकास्टिंग में, हेल्थ केयर में, एनर्जी कंजम्पशन में, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन में, ये सब चीजों में काम आता है। अब एक समरी टेबल समझ लेते हैं। तो वेरिएबल रिग्रेशन में हमारे एक्सप्लेनेशन देख लो, रियल लाइफ एग्जांपल देख लो, मॉडल इवैल्यूएशन में देख लो, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन पढ़ लिया, रेगुलराइजेशन पढ़ लिया, लेसो पढ़ लिया, एप्लीकेशंस भी देख लिया हमने। ये तो हमने पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग समझ ली, पूरे के पूरे टॉपिक्स के एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग समझ ली। तो आपको जानना चाहते हैं इसके बारे में और कुछ, तो हम इसमें थोड़े डायग्राम्स को स्टडी करते हैं। जैसे ये डायग्राम देख लो आप, जैसे ये किसका है, आर स्क्वायर ग्राफ है। आर स्क्वायर ग्राफ इस टाइप में दिखता है, कुछ आपको निकलता है, ऐसे कर्व हो जाता है एक टाइम में। लेसो के बारे में और देख सकते हो आप, थोड़ा सा इसके बारे में और समझाता हूँ। आई होप इतना क्लियर हो चुका है, इतना भी मैं भी यही सब चीज पूछ सकता है मे बी। दिस इज मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन, जो हमने अभी पढ़ा था, अभी सेम चीज। आप उसका फॉर्मूला भी देख सकते हो, इस टाइप में इसका फॉर्मूला होता है। अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो, और फॉर्मूला भी कंटिन्यू लिख सकते हो। क्या है फॉर्मूला, y इज इक्वल टू बीटा नॉट बीटा एक्स वन एक्स वन। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो x से इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और बीटा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसका एक फॉर्मूला है मल्टीवेरिएट का। पर्पस भी हम समझ चुके अच्छे से। मॉडल इवैल्यूएशन के लिए हमने उसमें देखी टेक्निक, मीन एब्सोल्यूट एरर देख लिया, उसका ये फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का। और मीन स्क्वायर एरर का भी फॉर्मूला होता है, इसमें हम जो स्क्वायर कर देते हैं और कुछ नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर में। जिसमें इसके फॉर्मूले से रूट मीन का भी फॉर्मूला देख लो, रूट मीन स्क्वायर एरर का, कि हमने मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर से का रूट ले लिया, तो रूट मीन एरर आ गया। बस इतना ही है। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, आर स्क्वायर का भी देख लो। ये सारे मॉडल के एवेल्युएशन टेक्निक्स हैं। फिर लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन देखा हमने, जनरल ट्रेंड ये को फॉलो करने वाली टेक्निक, तो उसको ये देख लो, इसका फॉर्मूला ये है। सिंपल टू इम्प्लीमेंट, वर्क्स वेल। रेगुलराइजेशन देख लिया था, तो लेसो को बोलते हैं L1 रेगुलराइजेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लेसो का फॉर्मूला देख लो, ये मे भी अगर इस टाइप में आया, और L2 भी होता है, पर L1 नहीं याद रखो आप, L1 ठीक है। L1 क्या करता है, बेसिकली पूरे की पूरी चीजों को एग्जैक्ट जीरो कर देता है, इग्नोर ही कर देता है। L2 क्या करता है, उसको श्रिंक करता है, कोफिशिएंट टुवर्ड्स जीरो, कंप्लीटली जीरो नहीं करता, डज नॉट सेट देम टू एग्जैक्टली जीरो, पर थोड़ा श्रिंक कर देता है। तो दिस इज द मेन फैक्टर, जो मेन डिफरेंस है L1 एरर में और रिजल में और R2 रेगुलराइजेशन में। ठीक है, L1 एरर जैसे लेसो और रिज में। लेसो पर मैंने देख लिया, बता दिया इसने, L1 रेगुलराइजेशन होता है, कंप्लीटली जीरो कर देता है। जैसे एप्लीकेशन हमने देख लिया पूरी चीजें का, जस्ट खत्म। लीस्ट स्क्वायर देख लिया, ये देख लिया मेनली, ये देखो, ये चीज तो टॉपिक में है ही नहीं सिलेबस में, तो मैंने तो जनरली कंपैरिजन के लिए डाल दिया इसको, L2 को भी। L1 L2 का बेसिक डिफरेंस याद है, समझ गया आप, और कुछ नहीं चाहिए। कंसेप्चुअली स्ट्रांग रखो, पूरी चीजें अंडरस्टैंड मत करो, लेकिन कंसेप्चुअली पूरी चीजों में डेप्थ रहो कि हम पढ़ क्यों रहे। रेगुलराइजेशन पढ़ा हमने, अब उसके टूल्स समझे हमने, लेसो होता है,
फिर L1 समझा भी, L1 L2 दो होते हैं, लेसो क्या कंप्लीटली जीरो कर देता है, L2 जो है जो है वो कंप्लीटली जीरो नहीं करता, वो श्रिंक कर देता है नियरली अबाउट जीरो करने के लिए। एप्लीकेशन समझ ली, बस खत्म, कुछ नहीं करना ज्यादा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बना देना। बस यूनिट 4 हमारा हो गया। यूनिट 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।